Hello friends, welcome to your YouTube channel Science with Devesh. This is Devesh Kumar and in this series we are discussing the science of class 8th. We have reached the 4th chapter, materials, metals and non-metals. In this chapter, in the previous videos, we have discussed about the various properties of metals and non-metals. After that we have discussed that how these metals and non-metals react with oxygen. ये सभी चीज़ें इसके अंदर हमने देखी थी. अभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि ये सब हमें जानने की क्या ज़रूरत है. तो साइंस देखो एक ऐसी चीज़ है जो हमें नॉलेज देती है, लेकिन वो नॉलेज ऐसे ही किताबों के लिए नहीं होती. हमारे आसपास जो कुछ भी चल रहा है उससे रिलेटेड वो सारी नॉलेज होती है. अभी आपके पास कितने सारी चीज़ें हैं आपके आसपास जो मेटल की होंगी, जो नॉन मेटल की होंगी, ठीक है ना. अब अगर आप रिएक्शन देखते हो तो आपको पता होगा भाई हाँ, बाहर अगर लोहे की चीज़ रखी है तो उसको पेंट करके रखना चाहिए, बिना पेंट के रखेंगे तो उस पर रस्ट क्यों आता है, ठीक है ना. इस टाइप के एग्जांपल्स आपको जानने को मिलेंगे और इसीलिए हमें साइंस पढ़नी होती है. आज प्रॉब्लम ही यही है कि हम साइंस पढ़ते हैं. क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि स्कूल का एक सब्जेक्ट है, सिर्फ इसलिए. दैट्स नॉट द राइट वे एंड दैट विल नॉट गिव अस नॉलेज, ठीक है ना. तो सिर्फ हम इंतज़ार करेंगे कि हमारा एक साल कब कटेगा. इसीलिए वी हैव टू स्टडी दीज टॉपिक्स एज दीज आर आवर डेली रूटीन. कि डेली रूटीन में हम जो सभी काम कर रहे हैं वो क्यों होते हैं, वो कैसे होते हैं, ये सब जानने के लिए हमें इसको पढ़ना चाहिए. Not only in the school persons, the students or the persons which passed out their school can also listen these videos. From there they can get help to earn knowledge and transfer it to others. तो आज एक नई प्रॉपर्टी के बारे में देखने वाले हैं और वो नई प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद वाटर. अभी आज हम देखने वाले हैं कि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ कैसे रिएक्टिव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं. अब जैसा कि आप जानते हैं कि सोडियम क्या है, सोडियम एक मेटल है और सोडियम जो है वो बहुत रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है. अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में या वाटर के कांटेक्ट में आ जाए तो वो बहुत विगरसली बर्न करता है. इस तरीके से बर्न करता है कि उसके आसपास अगर कोई व्यक्ति होगा, कोई इंसान होगा तो उसको वो चोट पहुंचा सकता है. दैट इज़ वाई जो सोडियम मेटल होता है इट इज़ ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन ऑयल. उसे हमेशा केरोसिन ऑयल में स्टोर रखा जाता है ताकि वो वाटर के या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए. अगर ऐसा होता है तो वो विगरसली बर्न करता है, बहुत ज़्यादा जलता है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं. तो किसी को कुछ नुकसान ना हो, किसी को चोट ना लगे उससे, इसीलिए उसे हमेशा किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में. क्लियर. लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर सोडियम एक मेटल है और सोडियम ऑक्सीजन या वाटर के साथ विगरसली रिएक्ट करता है तो सभी मेटल्स इसी तरीके से रिएक्ट करेंगे, है ना. इट इज़ नॉट नेसेसरी. जो हमारा आयरन होता है, आयरन भी क्या है, आयरन भी एक मेटल है, लेकिन आयरन जो है वो विगरसली रिएक्ट नहीं करता, वो बहुत स्लोली रिएक्ट करता है. आप जानते हैं ना कि अगर लोहे की कोई चीज़ बाहर रखी होगी तो ऐसा तो नहीं है ना कि अभी आपने रखी और 5 मिनट बाद उसमें रस्ट आ गया या रस्टिंग हो गई, ऐसा नहीं होगा. तो आयरन जो है वो स्लो रिएक्ट करता है. लेकिन कॉमन चीज़ क्या है कि जितने भी मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं. ऑन द अदर हैंड जो नॉन मेटल्स हैं दे आर वेरी अनरिएक्टिव, ठीक है ना, विद वाटर. वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते. हाँ, लेकिन वो एयर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, एयर में वो रिएक्टिव होते हैं. इसीलिए ऐसे जो नॉन मेटल्स हैं जो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद बहुत रिएक्टिव हो जाते हैं उनको वाटर में स्टोर रखा जाता है. जैसे सोडियम जो है वो एयर और वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, फायर कैच करता है, इसीलिए उसे केरोसिन में रखा जाता है. तो ऐसे नॉन मेटल्स जो एयर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं उनको वाटर में रखा जाता है. जैसे फॉस्फोरस है, जैसे सोडियम वाटर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद फायर कैच करता है,
उसी तरीके से फॉस्फोरस भी एक नॉन मेटल है, लेकिन वो बहुत रिएक्टिव है, और जैसे ही वो एयर में हम उसको एक्सपोज करते हैं, एयर उसको टच करता है, वो फायर कैच कर लेता है। इसीलिए ऐसा ना हो, फॉस्फोरस फायर कैच ना करे, इसीलिए उसको किस में स्टोर रखा जाता है, वाटर में। क्लियर? तो हमने देखा कि मेटल्स जनरली रिएक्टिव होते हैं वाटर के साथ, लेकिन नॉन मेटल्स जो है वो अनरिएक्टिव होते हैं वाटर के साथ। अब नेक्स्ट हमारा है कि इन मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन एसिड के साथ कैसे होती है। क्लियर? तो हमने एक एक्टिविटी भी है इसके लिए कि आप कुछ मटेरियल्स लीजिए, इनमें मेटल्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी हैं, जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, ये सभी मेटल्स हैं। चारकोल पाउडर है और सल्फ़र पाउडर है, ये नॉन मेटल्स हैं। फिर आप क्या कीजिए, इनको लेने के बाद इनमें 5-5 ड्रॉप्स, एक ड्रॉपर के हेल्प से लगभग 5 ml ड्रॉप्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इन सब के ऊपर डालिए और देखिए कि रिएक्शन होती है या नहीं होती। अगर डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं होती तो आप क्या कीजिए, उसको वार्म कीजिए, उसको नीचे से आग दीजिए, और अगर फिर भी नहीं होती तो अपनी रिकॉर्डिंग जो है वो नोट कीजिए। अच्छा, एक बात मुझे आपको बतानी है, ये 2 वर्ड आप सुनेंगे हमेशा, एक डाइल्यूट एसिड और दूसरा आप सुनेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? जैसे एसिड आपको पता है कि ये डेंजरस है। हमने मूवीज़ में भी देखा है कि कुछ बेवकूफ़ लड़के होते हैं जो लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक करते हैं क्योंकि वो उनकी बात नहीं मानती इसलिए। तो क्या होता है, जब उनके ऊपर एसिड अटैक होता है तो उसकी वजह से उनका चेहरा वगैरह जो है वो पूरी तरह जल जाता है। तो फिर आपको ये सोचना चाहिए कि इसी एसिड को हम स्कूल में बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी देते हैं। तो क्या एक्सपेरिमेंट करने के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना ठीक है? तो नहीं। एसिड की भी 2 फॉर्म होती हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है। एक एसिड होता है जो कंसंट्रेटेड होता है और एक एसिड होता है जो डाइल्यूट होता है। अब कंसंट्रेटेड कौन सा होता है? आपने एक बीकर लिया, इस बीकर में 100 ml एसिड है, प्योर एसिड है। ये ऐसा एसिड है जो आप अगर किसी के ऊपर भी डालेंगे तो वो जल जाएगा, लेकिन आपने क्या किया, आपने इसमें से 1 ml एसिड इसमें डाला और 99 ml आपने इसमें क्या डाला, वाटर। अब है ये भी एसिड, लेकिन इस एसिड का दूसरे के ऊपर इफेक्ट जो है वो बहुत कम होगा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड वो होता है जिसमें एसिड की परसेंटेज को बहुत कम कर दिया जाता है, जिससे हम उसे एक्सपेरिमेंट वगैरह के लिए यूज़ कर सकें। क्लियर? तो ये एक्टिविटी जब आपने परफॉर्म की होगी तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ जो मटेरियल्स थे उनके ऊपर जब हम ये डाइल्यूट एसिड डालते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते थे, तो उनमें से ना एक पॉप साउंड आता होगा, पॉप इस टाइप का साउंड आता होगा। क्लियर? जैसे आपने डाला और डालने के बाद आप उस मैच स्टिक को बर्न करके उसके पास लेके गए तो उस टाइम पे पॉप ऐसा साउंड आता है। क्लियर? तो इन रिएक्शन से आपको ये पता चलेगा कि लास्ट के जो 2 थे, सल्फर और लास्ट वन क्या था, चारकोल, ये दोनों जो हैं ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, एंड एज दे आर नॉन मेटल्स सो वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। लेकिन मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, और मेटल्स जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन के बाद क्या प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस, और वही हाइड्रोजन गैस जब जलती है तो पॉप साउंड आता है जो आपने ये रिएक्शन करने के दौरान सुना होगा। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात, कॉपर क्या है, एक मेटल, लेकिन वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। हीट करोगे आप तो भी रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो इन जनरल हमें क्या याद रखना है कि नॉन मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट ऑन द अदर हैंड
मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, और मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। जैसे हमने रिएक्शन देखी एसिड के साथ, उसी तरीके से अब मेटल्स और नॉन मेटल्स, इन दोनों की रिएक्शन देखी जाएगी बेसिस के साथ। तो आप सभी को क्या करना है, आपको एक फ्रेश सॉल्यूशन बनाना है। किस चीज़ का फ्रेश सॉल्यूशन बनाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, NaOH होल ट्वाइस, ये फॉर्मूला होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपको क्या करना है, उसमें 3-4 पैलेट्स जो है वो वाटर के डालने हैं। ठीक है, अब उसमें आपको एक पीस एल्यूमिनियम का डालना है, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है, मेटल, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, ये क्या है आपका, ये एक बेस है। तो हमें क्या देखना है, मेटल की रिएक्शन बेस के साथ देखनी है। इसके बाद जब आप एक बर्निंग मैच स्टिक इसके पास लेकर आएंगे तो दोबारा आपको क्या सुनाई देगा, एक पॉप साउंड सुनाई देगा। इस पॉप साउंड का क्या मतलब है, हाइड्रोजन गैस। तो जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस। यहाँ से ये कंक्लूड होता है कि मेटल चाहे एसिड के साथ रिएक्ट करें चाहे बेस के साथ रिएक्ट करें, रिएक्शन के बाद वहाँ पॉप साउंड के साथ एक हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। अब इन नॉन मेटल्स की जो रिएक्शन है किसके साथ, बेस के साथ, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, उसे हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसी है, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि समझो यहाँ पर एक बच्चा है और यहाँ पर एक बड़ा बच्चा है, क्लियर। इसको इसकी जगह पर आना है, तो ये बड़ा है, ये ताकतवर है, तो ये इसको इसकी जगह से हटाकर अपने आप इसकी जगह ले सकता है, क्लियर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यही मतलब होता है कि अगर दो केमिकल्स कोई भी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो उसमें से जो ज़्यादा पावरफुल है वो कम पावरफुल को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देता है, क्लियर। देखते हैं कैसे ये रिएक्शंस होती है, उसके लिए हमें ये एक्टिविटी करनी पड़ेगी। इस एक्टिविटी में क्या है, आपने ये 5 बीकर्स लिए हैं, इनको नाम दे दिया ABCDE, और ऊपर हमने मेटल की जो रिएक्शन देखी थी ना, जब हमने 5-5 ड्रॉप्स ऐड किए थे जिसमें कॉपर वगैरह सब कुछ था, वो सारे के सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं वो हमें इसमें डाल देने हैं, क्लियर। अभी जो फर्स्ट वन है इसमें क्या डाला था हमने, इसमें हमने कॉपर सल्फेट डाला था, क्लियर। बीकर जो A था इसमें हमने क्या डाला था, कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हमने किसके साथ करवाया था, जिंक, जो कि जिंक क्या है, एक नॉन मेटल है। तो इसकी रिएक्शन के बाद क्या हुआ, जो जिंक था इसने कॉपर सल्फेट को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा पावरफुल है। इसीलिए जो नया सॉल्यूशन बना वो क्या बना, ZnSO4, जिसे हम कहेंगे जिंक सल्फेट। और देखो पहले इसका कलर कैसा था, ब्लू, अब इसका कलर कैसा हो गया, जो कॉपर है वो तो नीचे बैठ गया और ये जो ऊपर है ये क्या है, जिंक सल्फेट, क्लियर। इसी तरह की कुछ रिएक्शन कहाँ पर हुई, इसी तरह की रिएक्शन हुई बीकर नंबर 2 में। उसमें क्या हुआ, उसमें भी कॉपर सल्फेट था। कॉपर सल्फेट में हमने क्या डाल दिया, आयरन डाल दिया। अब आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से, इसीलिए आयरन यहाँ कॉपर की जगह ले लेगा और क्या बना देगा, आयरन सल्फेट। तो ये जो ब्लू कलर है ये किस में चेंज हो गया, ग्रीन में, क्लियर। जो मेरी थर्ड रिएक्शन थी, थर्ड रिएक्शन मेरे इस बीकर में C में क्या था, जिंक सल्फेट था, और इसमें मैंने क्या डाल दिया, कॉपर। अभी ध्यान देना यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आया। क्यों कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है, वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्लियर। जैसे वो छोटा बच्चा बड़े को रिप्लेस नहीं कर सकता, तो उसी तरीके से कॉपर जो है वो जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता, इसीलिए C जो बीकर था उसमें कोई चेंज नहीं आया। इसी तरीके से जो हमारा D बीकर था
उसमें हमने किसकी सॉल्यूशन डाली थी, आयरन की, और रिएक्शन किसके साथ करवाया था, कॉपर के साथ। उसमें भी हमने देखा कि कोई चेंज नहीं आया। तो ऊपर ये देखा था ना कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था, इसका मतलब आयरन कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पर भी ये जो कॉपर है ये आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसलिए कोई चेंज नहीं आया। फिफ्थ वन के अंदर क्या था, जिंक सल्फेट, और इसकी रिएक्शन हमने करवाई आयरन के साथ। अगेन जिंक इज मोर पावरफुल देन आयरन, इसीलिए आयरन उसे रिप्लेस नहीं कर सकता। इसीलिए जो लास्ट के 3 बीकर थे इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया। क्लियर। तो नॉन मेटल्स जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनमें जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को, कम पावरफुल एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। क्लियर। यही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। जैसे हमने देखा कि कॉपर सल्फेट जो कैसे कलर का था, ब्लू कलर का, जिसका फॉर्मूला क्या था, CuSO4, उसके साथ हमने रिएक्शन करवाया जिंक का। तो जिंक ने किसको रिप्लेस कर दिया, कॉपर को। जो नया सॉल्यूशन बना वो बना जिंक सल्फेट, कलरलेस था, और कॉपर जो है रेड कलर का वो बीकर में ऐसे तैर रहा था, वो हमने देखा था। क्लियर। क्लियर है ये बात। हमने जो बताया कि लास्ट जो केस था उसमें कोई चेंज क्यों नहीं आया, क्योंकि जिंक उनमें सबसे पावरफुल था, और जो कम पावरफुल है वो ज़्यादा पावरफुल को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। क्लियर। अब एट लास्ट ये जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं इनके बेटा यूजेस क्या हैं, ठीक है ना, बिकॉज फॉर अस यूजेस इनके जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इनके यूज़ जानेंगे तभी हम जान पाएंगे कि क्यों हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, हमारी लाइफ में कहाँ पर इनका यूज़ है। क्लियर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नॉन मेटल्स जो हैं वो शाइनी भी होते हैं, लस्ट्रस भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं। क्लियर। इजीली रिएक्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए उनका यूज़ हम कहाँ करते हैं, कोई भी मशीनरी बनाने के लिए, क्योंकि मशीनरी हार्ड होनी चाहिए ताकि उस पर काम कर सकें। ऑटोमोबाइल, गाड़ियाँ बनाने के लिए, एरोप्लेन्स बनाने के लिए, क्योंकि एरोप्लेन्स आप किसी सॉफ्ट मटेरियल से थोड़ी ना बनाएंगे। ट्रेन्स बनाने के लिए, सैटेलाइट बनाने के लिए, इंडस्ट्री में जो गैजेट्स इस्तेमाल होते हैं वो बनाने के लिए, आपकी रसोई में खाना बनाने वाले जो बर्तन हैं वो बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जहाँ हैं, जहाँ पर हमें हार्ड सब्सटेंसेस की ज़रूरत है, वहाँ पर यूज़ होता है किसका, वहाँ पर यूज़ होता है मेटल्स का। क्लियर। अब जो नॉन मेटल्स हैं वो भी हमारे लिए बहुत एसेंशियल हैं। जैसे हम ब्रीदिंग प्रोसेस जो करते हैं, उस ब्रीदिंग प्रोसेस में नॉन मेटल हमारी लाइफ के लिए कैसे हैं, एसेंशियल। क्लियर। क्योंकि जनरली हम क्या एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और लेते क्या हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। क्लियर। इसी तरीके से नॉन मेटल जो होते हैं वो फर्टिलाइज़र्स में भी यूज़ होते हैं। नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ठीक है ना, ये सारे आपके फर्टिलाइज़र्स में यूज़ होते हैं। और फर्टिलाइज़र क्या काम करते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो दैट इज़ वाई नॉन मेटल्स आर वेरी यूज़फुल फॉर अस। फिर उसके बाद नॉन मेटल्स का यूज़ जो है वो वाटर के प्योरीफिकेशन में भी किया जाता है। आप जानते हैं कि वाटर को प्योरीफाई करने के लिए हम उसमें क्लोरीन की एक गोली डाल देते हैं। वो क्लोरीन की जो एक गोली है वो 20 लीटर वाटर को डिसइंफेक्टेंट बना सकती है कि उसमें कोई जर्म्स ना हो। तो वाटर की प्योरीफिकेशन में भी नॉन मेटल यूज़ हो रहा है। ठीक है। फिर एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है, ब्लू, डार्क ब्लू कलर का, जो चोट लग जाती है ना हमें तब लगाते हैं। तो वो जो एंटीसेप्टिक है उसके अंदर भी नॉन मेटल का इस्तेमाल होता है। आपके जो क्रैकर्स हैं, पटाखे हैं, उनके अंदर भी नॉन मेटल का इस्तेमाल होता है। और इसी तरीके से डेली आप जो मटेरियल, जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उनको ध्यान से देखकर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जहाँ पर आपका मेटल और नॉन मेटल यूज़ हो रहा है। क्लियर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अच्छे से इस चैप्टर को रीड कीजिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारी लाइफ का, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों का हम अपने आसपास यूज़ कर रहे हैं, और जिन चीज़ों का हम यूज़ कर रहे हैं वी शुड अवेयर अबाउट देम। क्लियर। सो इन दिस सीरीज वी हैव कंप्लीटेड आवर 4th चैप्टर। अगर इसी तरीके से आपका प्यार, आपकी शेयरिंग मुझे मिलती रही तो आई विल श्योरली कंप्लीट दिस सीरीज ऑफ क्लास 8th साइंस।
ठीक है ना। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, आई होप सो यू लाइक द वीडियो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चों को वीडियो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो कभी लाइक नहीं करते और कभी कमेंट भी नहीं करते। सो लेकिन इतना है कि कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, so that I can improve that. If you like the video, hit the like button, share it with your friends. If you don't like anything about the video, please comment in the comment section, ठीक है ना। I don't mind, I will try to improve those things, ठीक है। So please share it with your friends, and till then, goodbye, take care, we will meet in the next video. Thank you.